बच्चों, कैसे हैं आप? कहाँ तक चल रहा है पढ़ाई? कहाँ तक हो गई है? बोर्स मॉडल कंप्लीट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं क्लास 11th। बोर्स मॉडल कंप्लीट हो गया। नाउ बोर्स मॉडल के बाद अब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आए। क्वांटम मतलब हम वेव के बारे में बात करें। एटम पढ़ेंगे, पर एटम में इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर पढ़ेंगे। पर उससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। लाइट का पार्टिकल नेचर होता है और लाइट का वेव नेचर होता है ना? पहले हमने क्या पढ़ा? लाइट का पार्टिकल नेचर है, लाइट का वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर क्या पढ़ाता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट पार्टिकल है। ये सारी प्रॉपर्टीज लाइट की एक्सप्लेन करती है कि लाइट पार्टिकल है। ठीक। वेव नेचर के लिए डिफ्रैक्शन, मेनली डिफ्रैक्शन एंड मेनली इंटरफेरेंस, लाइट की ये प्रॉपर्टीज होती है जो हमें ये सोचने में मजबूर करती है कि लाइट का वेव नेचर। तो लाइट का पार्टिकल नेचर है, लाइट का वेव नेचर है, तो हम बोलते हैं लाइट का वेव नेचर है। किसने बोला? आइंस्टीन सर ने बोला। आइंस्टीन सर ने क्या बोला? आइंस्टीन सर ने बोला कि यू कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आप लाइट की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते अगर आप लाइट को पार्टिकल मानते हैं या वेव मानते हैं। तो लाइट का क्या नेचर है? तो आइंस्टीन सर ने बोला लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। बिकॉज अगर आपको लाइट की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है तो आपको लाइट को पार्टिकल और वेव दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक है। अब जो आइंस्टीन सर ने बोला, क्या बोला मैंने? जो आइंस्टीन सर ने बोला, डी ब्रॉगली ने वही बात। अभी तक हम इलेक्ट्रॉन को क्या कंसीडर कर रहे थे? अभी तक हमने कौन सा मॉडल पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा बोर्स मॉडल। और बोर्स मॉडल को हम इलेक्ट्रॉन को क्या कंसीडर कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं हम पार्टिकल। लाइट के केस में उल्टा था। पहले हम सबसे पहले जो थ्योरी आई थी, ठीक है, वो वेव थ्योरी थी। पहले हम लाइट को वेव कंसीडर करते थे, फिर बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स आए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स पॉइंट। प्लैंक्स ने बोला लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है। तो लाइट के केस में पहले क्या था? पहले वेव फिर पार्टिकल। अब यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को अभी क्या ट्रीट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को हम ट्रीट कर रहे हैं क्या? पार्टिकल। बोर्स मॉडल तक हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ट्रीट करते हैं। ठीक है बच्चों। अब डी ब्रॉगली, डी ब्रॉय, बेटा डी ब्रॉगली लिखा जाता है, पर इसको प्रोनाउंसिएशन में हम डी ब्रॉय बोलते हैं। डी ब्रॉय इक्वेशन या डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। अब डी ब्रॉय ने क्या बोला? डी ब्रॉय ने बोला जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स ठीक है, हैविंग मास एंड वेलोसिटी, यानी कि मटेरियल जो भी कोई भी मटेरियल पार्टिकल, मैं मूव कर रहा हूं तो मेरे से भी एसोसिएटेड वेव होगी। कोई स्कूटर मूव कर रहा है उससे भी एसोसिएटेड वेव होगी। कोई प्लेन मूव कर रहा है उससे भी एसोसिएटेड वेव होगी। मतलब कोई भी मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, उससे एसोसिएटेड वेव जरूर होगी, मतलब उसका वेव नेचर जरूर होगा। इसीलिए डी ब्रॉगली इक्वेशन में हम जो वेव्स होती हैं उनको मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स बोलते हैं। ऑल मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है, मेनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आपको पता ही है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन possess dual character, that is particle as well as wave. अब डी ब्रॉय ने क्या बोला? डी ब्रॉय ने बोला बेटा कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं, मेनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, अभी हम दोनों की बात करेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इनका की मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
इन सबका ड्यूअल कैरेक्टर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। पार्टिकल तो हमें पहले से पता है, नई बात क्या है, नई बात है वेव। ठीक है, अब हमने बोला कि वेव है तो वेवलेंथ भी होगी। उसने बोला हाँ, उसने बोला द वेवलेंथ एसोसिएटेड with these particles is called matter waves or de Broglie waves। उसने बोला जो भी वेव्स इसके साथ होगी या इनमें से बाहर निकलेंगी उनको हम बोलेंगे मैटर वेव्स और डी ब्रॉग्ली वेव्स, राइट। तो डी ब्रॉग्ली ने क्या बोला, आइंस्टीन के अंडर, आइंस्टीन के स्टूडेंट समझ रहे हो, उन्होंने बोला कि यार इनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिले। उन्होंने बोला यार डी ब्रॉग्ली वेव्स, उन्होंने बोला हाँ। हम तो साइंटिस्ट ने बोला, अब सबको कोई नया बच्चा आके ऐसे बोल देगा तो जो सीनियर साइंटिस्ट हैं उनको तो गुस्सा आएगा ही, वो बोलेंगे भाई वेव्स तो दिखा गए, वेव्स है कहाँ। तो उसने बोला ठीक है। इसने बोला देखो मैं क्या करता हूँ, क्या किया इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, अपने आप नया कुछ ऐड नहीं किया, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या बोला प्लैंक्स ने, E is equal to h, उन्होंने बोला हाँ ठीक है h नहीं। और दूसरा बोला अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप, आइंस्टीन ने क्या बोला था, E is equal to mc स्क्वायर। डी ब्रॉग्ली ने क्या बोला, उसने बोला दोनों एनर्जी की इक्वेशन है, एक पार्टिकल के लिए एक वेव है, वेव के लिए मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूं, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा, होती है या नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी की जगह c ओवर लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर, c से c कैंसिल, तो क्या बचेगा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mc, और मास इनटू वेलोसिटी को क्या लिखते हैं p, h ओवर p, p को क्या बोलते हैं मोमेंट, है ना। तो मेजर इक्वेशन है लैम्डा इज, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेवलेंथ निकाल ली किसकी, कि कोई भी मूविंग पार्टिकल। देखो ना इसके लिए क्या चाहिए, h तो आपको पता ही है, h आपको क्या पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आज तक फिक्स नहीं, अभी भी इसको ढूंढ रहे हैं, पर हमारे सामने क्या वैल्यू है 6.626 into 10⁻⁻34 जूल से, h कांस्टेंट है। अब कोई भी पार्टिकल है अगर वो मूव कर रहा है, इसके पास मास है, इसकी वेलोसिटी भी है, तो मैं मूव कर रहा हूं या आप मूव कर रहे हैं, मेरे पास भी मास है, मेरे पास भी वेलोसिटी है, तो मेरे से एसोसिएटेड वेवलेंथ हो, ठीक है। तो उस वेवलेंथ को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ। क्या बोलेंगे, डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ। और इन्होंने कोई इक्वेशन अपनी नहीं दी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप को यूज करके ये इक्वेशन निकाली। अब हमारे पास क्या है, अब हमें इस इक्वेशन को एनालाइज करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से ज्यादा समझ में आया, ठीक है। m जो होगा वो मास होगा, मास इन केजी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। c जो है वो वेलोसिटी है, c या v वेलोसिटी, इसको हम मीटर पर सेकंड में रखेंगे, ठीक है बच्चों। और p मोमेंटम है, मोमेंटम को हम केजी मीटर पर सेकंड में रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। यहां तक आया समझ में। चलो बच्चों अब थोड़ा सा जरा हम डी ब्रॉग्ली इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा, क्या अगर आप इस इक्वेशन को लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv या h ओवर p लिखते हैं, ठीक है। तो लैम्डा मतलब इसको थोड़ा सा समझना, वेव नेचर, ठीक है ना, वेवलेंथ किसकी होगी, इसका वेव नेचर है, तो लैम्डा जो है इट रिप्रेजेंट्स द वेव नेचर। उसके अलावा लैम्डा निकालने के लिए हमें चाहिए मास और वेलोसिटी चाहिए, वो तो किसी के पास भी हो सकता है,
ठीक है, किसी भी। अब ये वाले पार्टिकल के ऊपर जाइए, मास वेलोसिटी मोमेंटम किसका होता है? पार्टिकल नेचर का। अब समझिए, लैम्डा रिप्रेजेंट्स द वेव नेचर, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, इट रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल नेचर। और अगर आप देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर मैं हटा दूं तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, अगर मैं इसको वेव नेचर मानता हूं और इसको पार्टिकल नेचर, मोमेंटम किसका होता है? पार्टिकल का तो होता है भैया, पार्टिकल नेचर मानता हूं, तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या बोला? वेव नेचर, ध्यान से सुनिएगा जब आपको इंपॉर्टेंट है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का अगर वेव नेचर ज्यादा होगा तो उसका पार्टिकल नेचर कम होगा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। तो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेव नेचर ज्यादा तो पार्टिकल नेचर कम, पार्टिकल नेचर ज्यादा तो वेव नेचर कम। बट दिस पार्टिकल नेचर यानी कि दिस मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द मास। सारा खेल मास का है। जब डी ब्रॉय ने बोला कि सर मेरी ये सिंपल सी इक्वेशन है, जिसकी इक्वेशन के ऊपर उसे नोबेल प्राइज मिला, तो लोगों ने बोला भाई वेवलेंथ कैसे निकालेगा? उसने बोला इस इक्वेशन से निकालूंगा। फिर उसने समझाया कि देखो सर, मास जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मास ज्यादा है तो पार्टिकल नेचर ज्यादा है और वेव नेचर कम है। अगर मास बहुत कम है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ kg होता है, मास बहुत कम होगा तो मोमेंटम बहुत कम होगा, तो लैम्डा बहुत ज्यादा होगा तो वेव नेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल नेचर कम होगा। तो उसने इसीलिए बोला कि मेरी जो इक्वेशन है, डी ब्रॉय ने ये बोला कि हमारी जो इक्वेशन है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिनका मास बहुत ज्यादा होगा उनका लैम्डा बहुत कम आएगा, और लैम्डा बहुत कम आएगा, इतना कम आएगा कि हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो हम ये बोलेंगे कि जिनका मास ज्यादा है उनका पार्टिकल नेचर ज्यादा है, और जिनका मास बहुत कम है उनका वेव नेचर ज्यादा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं सेकंड एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। मैंने बोला, अब यहाँ पे देखिएगा प्लीज, मैंने बोला मेरे पास एक बॉल है जिसका की मास 0.1 kg है और उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और दूसरा मेरे पास इलेक्ट्रॉन है जिसका की मास बहुत कम है और उसकी वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा अभी इसी चैप्टर में पीछे कि 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, कितना होता है 2.2 × 10⁻⁶ अप्रोक्सीमेटली, राइट। अब मास और वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम लैम्डा इसका निकालते हैं, h/mv ये होता है, यानी कि 6.62 × 10⁻⁻34 अपॉन मास 10⁻⁻1 और वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये लैम्डा कितना आ जाएगा 6.62 × 10⁻⁻35 मीटर, यानी कि 6.62 × 10⁻⁻25 आर्मस्ट्रॉन्ग। लैम्डा को आर्मस्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। अब ये लैम्डा बॉल की बात कर रहा हूं जिसका मास 0.1 kg था, उसका लैम्डा इतना कम आ रहा है कि वी कैन नॉट मेजर इट आउट, हम इसको किसी भी तरीके से मेजर नहीं कर सकते। तो बॉल जिसका मास ज्यादा उसका लैम्डा बहुत कम, तो वेव नेचर बहुत कम, तो पार्टिकल नेचर ज्यादा। दूसरा, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, वेलोसिटी हम अप्रोक्सीमेट इतनी मान लेते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 6.62 × 10⁻⁻34 अपॉन मास कितना आ रहा है, मास कितना आ रहा है बोलो बच्चों, मास 9.1 × 10⁻⁻51 kg, वेलोसिटी 10⁻⁶। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.727 आता है इंटू 10⁻⁻9 बचाता है, यानी कि 7.27 × 10⁻⁻10 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 7.27 आर्मस्ट्रॉन्ग। Now is it possible to calculate? Yes, this is possible. Is it possible to calculate? No. तो डी ब्रॉय वेवलेंथ या डी ब्रॉय हाइपोथेसिस जो है बच्चों,
दैट इज सिग्निफिकेंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनका मास बहुत कम होता है उनकी लैम्डा सिग्निफिकेंट आती है, और जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है उनकी लैम्डा बहुत कम आती है, यानी कि इसका वेव नेचर ज़्यादा, इसका पार्टिकल नेचर ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा, क्या डी ब्रॉय ने जो बोला, उसने कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है ये नई बात थी, हाँ ये नई बात थी, डी ब्रॉय के टाइम पे नई बात थी, पर डी ब्रॉय हैजंट परफॉर्म्ड एनी एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर समझाने के लिए डी ब्रॉय ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। किसने किया? उनके स्टूडेंट ने किया, डेविसन एंड जर्मन। डेविसन वाज द स्टूडेंट ऑफ डी ब्रॉय, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया कि जो डी ब्रॉय सर ने बोला है कि इलेक्ट्रॉन हैज अ वेव कैरेक्टर, मेनली द वेव कैरेक्टर, वो सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन पैटर्न देता है जो कि एक वेव की कैरेक्टरिस्टिक है। तो किसने किया? डी ब्रॉय ने किया। अब हम आते हैं, किसने किया? डेविसन ने किया। किसका स्टूडेंट था? डी ब्रॉय का स्टूडेंट था। तो अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, दैट इज डेविसन इन जर्मन एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, आते समझ में आया? आगे चले। चलो बच्चों आगे आते हैं, क्या करना है। हमने डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पढ़ी है। अब लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी है ना, या एच ओवर टी, ये हमने पढ़ लिया है। और हमने ये भी पढ़ लिया है कि वेव मोशन एंड पार्टिकल मोशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम आ गए हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ यानी कि लैम्डा इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको मैं दो पार्ट्स में करूँगा। ऊपर देखिए, पहली बात काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी इतना ही होता है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, नहीं आएगा तो ना। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²। ठीक है, और दोनों साइड क्या करो आप बच्चों? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय m, इधर भी इधर भी। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m इज इक्वल टू, यहाँ पे भी m करोगे तो m² v² हो गया। अब अंडर रूट ले लो, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m इज इक्वल टू mv। कर सकते हैं ऐसा? कोई इशू? गुड। अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब एम वी की वैल्यू उठा के यहां पर दो, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डी ब्रॉय वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं एज कंपेयर टू दिस। इसके कंपैरिजन में ज्यादा न्यूमेरिकल इसमें आता है, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा ना। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, उसका नेगेटिव एंड यहाँ पे रखा हुआ है, और मैं इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा रहा हूँ या उल्टा। जैसे इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव एंड कर दिया, और इलेक्ट्रॉन को मैं एक्सेलरेट करा रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के सामने आप नेगेटिव एंड रखोगे तभी वो एक्सेलरेट होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के सामने आप पॉजिटिव एंड रखोगे तभी वो एक्सेलरेट होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को, इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव, एक्सेलरेट करा रहा हूं बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला मैंने? किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा रहा हूं बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट।
ठीक है, तो इसको एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, जितना एक्सेलरेशन मिलेगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस पॉजिटिव चार्ज या इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब दो बातें होंगी, इस पार्टिकल के पास खुद चार्ज ज़्यादा हो और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो। यानी कि काइनेटिक एनर्जी को, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करा रहे हैं बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी की स्ट्रेंथ V है, कैपिटल V, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दैट इज चार्ज ऑन द पार्टिकल इनटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ तो अब यहाँ पे मैं नोट लिख रहा हूँ, नोट क्या है बच्चों, इफ अ चार्ज पार्टिकल, क्या, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, ठीक है, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ V, जिसकी की स्ट्रेंथ V है, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज गिवन एज, क्या लिखा मैंने, कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराने में बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ V, तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन द पार्टिकल इनटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। तो देयरफॉर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, चार्ज कितना होता है E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम V से नोट करते हैं इनटू V। हाँ है ना। अब नाउ दिस इज माय क्वेश्चन नंबर फोर्थ को थर्ड में पुट करो, फोर्थ इन थर्ड, तो मेरे पास क्या जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या जाएगा, V इंटू E इंटू M। ये हमारे पास हो गया चौथा रिलेशन। तो डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ से एसोसिएटेड जितने रिलेशन थे अब सारे आपके पास हैं। अब आपको इनके ऊपर न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सारा। डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ खत्म हो गया, डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस खत्म हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, जल्दी बताइए। हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब हम न्यूमेरिकल्स पे आए, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को साफ साफ? ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से एंड हो गया। नाउ वी डू सम न्यूमेरिकल्स, राइट। हटाओ इसको, ये नोट कर लेना पॉज करके। मूव ऑन टू न्यूमेरिकल्स। या पहले हेज़ेनबर्ग कर ले, हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलो। चलो फर्स्ट वी डू द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4.55 इंटू 10⁻⁻25 जूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, सपोज इलेक्ट्रॉन कितनी है, कैलकुलेट डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ। पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो पहला मेरे ख्याल से हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ठीक है, यहां से आपकी v निकल जाएगी, तो v क्या हो जाएगा, बैक भी कर सकता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी पर हम, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m अंडर रूट। ठीक है, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 4.55 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, अंडर रूट 10⁻⁶
यानी कि 10⁻3। क्या निकल गया? वेलोसिटी निकल गया, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h कितना होता है? 6.62 इंटू 10⁻34। मास कितना है? 9.1 10⁻31 इंटू वेलोसिटी कितनी है? 10⁻3। आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। दिस इज अवर फर्स्ट टाइप। हो गया? डन। फर्स्ट देखो तो क्या था, काइनेटिक एनर्जी से पहले आपने क्या किया? वेलोसिटी निकाली, और वेलोसिटी निकलते ही ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, हमें सिर्फ वेलोसिटी चाहिए लैम्डा निकालने के लिए, विल फाइंड आउट लैम्डा। सॉल्व आप खुद करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हो गया, हुआ? हाँ या ना? आगे चले। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, दूसरा क्वेश्चन है 5.45 इंटू 10⁻⁻25 जूल। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ये लीजिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या गिवन है इस बार? काइनेटिक एनर्जी गिवन है, ठीक है। क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। चलिए इसमें भी आते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ देखना, मैं आपको एक रिलेशनशिप बताता हूँ, देखो कितना। E इज इक्वल टू h होता है एंड E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। दोनों को इक्वेट करेंगे तो h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर हो जाएगा। mc स्क्वायर या mv स्क्वायर बात एक ही है, ठीक है। अब यार ध्यान देना, हाफ से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड को। h न्यू इज इक्वल टू हाफ mc स्क्वायर या mv स्क्वायर। हाफ mc स्क्वायर को क्या लिखते हैं आप? काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? ये 2 इधर चला जाएगा, अपॉन h आ जाएगा। दिस इज द न्यू रिलेशनशिप। देखो कितना प्यारा रिलेशनशिप है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी इनटू 2 अपॉन h। तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में कितना है? 5.45 इंटू 10⁻⁻25 इंटू 2 अपॉन 6.62 इंटू 10⁻⁻34 सेकंड इनवर्स आ जाएगा, ठीक। दैट इज द आंसर। हाँ यार, तो ट्रिक्स लगानी है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ यार, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ, हटाओ उसको। गुड, चलिए, we have done 2 types. Now we'll move on to third type. Question number third. Calculate de Broglie wavelength या de Broglie wavelength of an electron if it has a ठीक है फ्रीक्वेंसी, if it has a wavelength equals to the distance it travels in 1 second। तो अब कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दे रखा डेटा, कुछ गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं। क्वेश्चन रीड करो, क्या निकालना है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। इफ इट हैज अ वेवलेंथ इक्वल टू डिस्टेंस इट ट्रैवल्स इन 1 सेकंड। व्हाट इज गिवन टू यू? क्या गिवन है उस पे आ जरा, बस ये लाइन सीखनी है आपको। इफ इट हैज अ वेवलेंथ इक्वल टू द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स इन 1 सेकंड, यानी कि क्या गिवन है? गिवन क्या है? गिवन क्या है? गिवन क्या, जल्दी बोलो। गिवन क्या बच्चों? गिवन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी, है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h/mv। v को इधर लाओ, लैम्डा इंटू v इज इक्वल टू h/m, है ना। और दोनों बराबर हैं तो देयरफॉर मैं इसकी जगह लैम्डा पुट कर सकता हूं। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h/m, ठीक। तो लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट h/m, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट h। h कितना आएगा? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 10⁻31। लैम्डा आ जाएगा मीटर में। हाँ यार, समझ में आया? दिस इज आवर थर्ड टाइप। नाउ विल मूव ऑन टू द फोर्थ टाइप। यहां तक आ गया बच्चों?
चलो बच्चों टाइप 4 पे आते हैं। क्वेश्चन रीड करिए। एन इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्सीलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट्स। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, क्या गिवन है आपको? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 10,000 वोल्ट्स। ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ क्या निकालना है? लैम्डा निकालना है। गिवन क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 9.1 × 10⁻³ kg, राइट। अभी मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं अगर एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। अभी बताया थोड़ी देर पहले डेरिवेशन में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी E/V, चार्ज इनटू अप्लाइड पोटेंशियल। अब चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू 10,000, तो कितना आ जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻15 जूल या 1.6 × 10⁻⁻15 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। निकल गई। अब क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ कैसे निकलेगी बच्चों? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ये हमें पता है, ये हमें पता है, तो हमें पहले v निकालना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², 1.6 × 10⁻⁻15 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2 × 1.6 × 10⁻⁻15 kg अपॉन मास 9.1 × 10⁻⁻31 kg। दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? गुड। तो अब इसको सॉल्व करो। कितना आया? केजी से केजी कैंसिल, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। सॉल्व करो जल्दी। 5.9 62 32 62 32 9 4 आ जाएगा 5.9 × 10⁻⁷। ये आगे बेटा वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी निकल गई। अब यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 × 10⁻⁻34। ये आपको यूनिट पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31। वेलोसिटी आपने निकाली, कितनी निकाली? 5.9 × 10⁻⁷। उसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आपका लैम्डा होगा। तो आई थिंक वी हैव डन द 4th टाइप। एक और कर लेते हैं बच्चों, तो उसके सारे टाइप्स निपट जाएंगे। ठीक है, सारे टाइप्स को हम निपटा देंगे। नोट कर लिया आपने? नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th। द वेलोसिटी of electron in the Bohr's first orbit। ठीक है, कितनी होती है? आपने परसों निकाली थी। is 2.2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट डी ब्रॉय वेवलेंथ। ठीक है जी, तो क्या करेंगे? हमें क्या गिवन है? वेलोसिटी गिवन है 2.2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा क्या होता है? h/mv। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट हो गया। 6.62 × 10⁻⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁻31 इनटू वेलोसिटी 2.2 × 10⁻⁶। अब लैम्डा आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 332 पिकोमीटर के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो वी हैव कंप्लीटेड डी ब्रॉय वेवलेंथ एंड इट्स न्यूमेरिकल। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द हेज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।